गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में जैसे कि हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट किए थे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में फर्दर मोर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन कहता है कि why two national anthems were sung on that day on the inauguration ceremony। आपको याद होगा जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, साउथ अफ्रीका में पहली बार एक नॉन रेशनल गवर्नमेंट बन रही थी, चुनाव जीतकर आ रही थी और उनके प्रेसिडेंट बन रहे थे नेल्सन मंडेला। उस दिन ओथ सेरेमनी के दौरान दो राष्ट्रगान गाए जाते हैं। उसके पीछे का बच्चों कारण बताना है कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। ठीक है, वाई टू नेशनल एंथम्स were sung इसका आंसर आप लिखेंगे ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन के दिन टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द वाइट्स। एक वो नेशनल एंथम था जो वहां के व्हाइट लोगों ने गाया। ठीक है, जो वहां के गोरे लोग थे, व्हाइट लोगों की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने गाया। एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरा गाया जो वहां की ब्लैक पॉपुलेशन थी। दिस सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि इस बात का प्रतीक बन सके, इस बात का उदाहरण पूरे विश्व में जा सके कि यहाँ पे सबको बराबर की क्या है बच्चों, आजादी है। व्हाइट्स को भी आजादी है अपना नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाने का, और वहीं ब्लैक लोगों को भी अपना राष्ट्रगान गाने का फुल फ्रीडम है, फुल लिबर्टी है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए उन्होंने दो नेशनल एंथम को क्या किया, प्ले किया था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है बच्चों कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। कि उनके देश में साउथ अफ्रीका में जो ये सरकारें थी इनका सिस्टम कैसा था। और उसको वो दो पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं, एक फर्स्ट पार्ट में और एक लास्ट डिकेड में, एक अर्ली डिकेड्स में और एक लास्ट डिकेड में, कि पहले सरकारें कुछ ऐसी होती थी और अब सरकार कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करेंगे। मैं बच्चों शॉर्ट में लिखूंगा बिकॉज ऑफ दी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द स्पेस, बट आप इस क्वेश्चन को रेफर करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से। इज इट क्लियर? व्हाट डज, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होके भी आ सकती है, इसलिए मैं क्वेश्चन एकदम एज इट इज वैसा नहीं लिख रहा हूं जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में, बट जो सेंस है क्वेश्चन का वो सेम ही रहेगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपने क्वेश्चन और आंसर्स याद करें, अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि जैसा क्वेश्चन और आंसर आप याद करके गए एग्जाम में वैसा ही आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होके आ सकती है। बस ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है और मुझे जवाब कैसे देना है। ठीक है, व्हाट डज describe about the system of government, system of government in his country, in his country। फर्स्ट होगा अर्लियर, पहले सरकारों की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, एंड देन बाद में वो व्यवस्था बदल के कैसी हो गई। तो दोनों चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है, अर्लियर एंड लेटर बोथ। तो इसके आंसर को देखेंगे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में, यानी कि पहले के 10 सालों में, द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। कि जो वहां के व्हाइट स्किन लोग थे, उन्होंने अपने और वहां के ब्लैक लोगों के बीच में डिफरेंसेस को बहुत बड़ा बना दिया और एक ऐसा सिस्टम बनाया
ठीक है, जो क्या करता था, रेशियल डोमिनेशन करता था, यानी कि व्हाइट लोग डोमिनेट कर पाते थे अपना हम कह सकते हैं हुकूमत जता पाते थे किन पे, डार्क स्किन्ड लोगों पे, thus creating the basis of one of the harshest, और ये बना एक आधार सबसे जो हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज का that had world ever known, की दुनिया ने आज से पहले इतनी हार्श कोई रूल नहीं देखा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर कि अर्लियर 20th सेंचुरी में सरकार ने कुछ ऐसा किया। फिर हम देखेंगे द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या होता है, प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, जो पुराना सिस्टम था या अपार्थाइड सिस्टम, इसको हटा दिया गया, ओवरटर्न मतलब उखाड़ के फेंक दिया गया, फॉरएवर हमेशा के लिए, रिप्लेस्ड बाय वन, और इसको रिप्लेस किया एक ऐसे सिस्टम में दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो पहचानता था इंसानों के राइट्स, उनके अधिकारों को, और फ्रीडम देता था सभी लोगों को रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन, कि वो इस बात का भेदभाव नहीं करता था कि इस इंसान की चमड़ी का रंग कैसा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे वो भेदभाव नहीं करता था। एक नई सरकार ऐसी आती है साउथ अफ्रीका में। तो आप दोनों समझ चुके हैं कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में कैसी सरकार थी, और पूरा एक दशक मतलब पूरा एक सेंचुरी लगता है, और आखिर में जाकर जो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, वहां पे जाके सरकार बदलती है और एक बहुत ही अच्छी नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहां पे आती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है बच्चों, व्हाट डज करेज मीन टू नेल्सन मंडेला, कि नेल्सन मंडेला के लिए करेज के क्या मायने थे। करेज मतलब होता है बच्चों साहस। वो साहस किसे मानते थे कि अब आप बताइए साहस होता क्या है। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि साहस होता है कि जिसे डर नहीं लगता वो बहुत साहसी इंसान होता है, बट ऐसा नहीं है। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि वो व्यक्ति साहसी नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो व्यक्ति साहसी है जिसे डर लगता है। हर व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन वो अपने डर का सामना करता है, उसके खिलाफ लड़ाई करता है, और उस पे फाइनली चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े उस डर पे जीत हासिल करता है। वो व्यक्ति करेजियस है, वो व्यक्ति साहसी है। इज इट क्लियर? तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ करेज फॉर नेल्सन मंडेला। इसका आंसर आप लिखेंगे, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फेयर। जो मैंने बताया कि मंडेला के लिए करेज का मतलब ये नहीं था कि इंसान के अंदर डर ही ना हो, बट अ विक्ट्री ओवर फेयर, बल्कि डर हो और उस डर के ऊपर वो विजय हासिल कर पाए, उसे कहते हैं करेज। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फेयरलेस, कि जो उनके अकॉर्डिंग जो ब्रेव व्यक्ति है, बहादुर व्यक्ति है, उसका फेयरलेस होना जरूरी नहीं है। फेयरलेस होना तो बल्कि बच्चों एक मूर्खता है, क्योंकि फेयर क्या करता है, फेयर हमारी फेयर हमारे माइंड में क्यों आया, हमारा माइंड इस हिसाब से इसीलिए बिल्ड किया गया। आप हम थोड़ा पीछे जाएंगे इतिहास में, बहुत जब हम हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, ठीक है, जब हम शिकार किया करते थे, हम जंगलों में रहा करते थे, हमारे कोई घर नहीं थे, हम एक जंगली जीवन जिया करते थे, ठीक है, जानवरों से हम घिरे हुए थे, हम ह्यूमंस, और हमारा भी सामना होता था, ठीक है। उस वक्त ऐसा नहीं था कि ह्यूमंस का आधिपत्य था इस दुनिया में, वहां पे हर स्पीशीज लड़ रही थी सर्वाइवल के लिए, अपना सर्वाइव करने के लिए हम सब लड़ रहे थे। शेर अपना अलग लड़ रहे थे, बाकी जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, आप कह सकते हैं कार्निवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, हर कोई सर्वाइव कर रहा था। हम ह्यूमंस भी अभी उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, हम लोग भी सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने धीरे धीरे करके हथियार बनाना शुरू करे। पहले तो हमें हथियार ही बनाना नहीं आते थे। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी बच्चों, तो स्टोन एज के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है।
सबसे पहले स्टोन एज होती है। हम सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाना शुरू करते हैं, और वो हथियार भी कैसे थे, बहुत ज्यादा शार्प नहीं हुआ करते थे, ठीक है, ब्लंट हथियार होते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बनाया, ठीक है, अपने वेपन्स बनाए ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इतने खतरनाक एनिमल्स उस वक्त हुआ करते थे, ठीक। आज के जैसे एनिमल्स नहीं है, क्योंकि आज तो क्या हो गया, धीरे धीरे सारी चीजें चेंज हुई हैं। उस वक्त वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा था, चारों तरफ भालू, बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े शेर, बहुत से ऐसे खतरनाक जानवर हुआ करते थे, हाथी। इन सब से खुद को प्रोटेक्ट करना था, अपने फैमिली को भी बचाना था, अपने लव्ड वंस जो भी आपकी कम्युनिटी थी उनको बचाना था, खुद को प्रोटेक्ट करना था। और क्या करना था, अपनी जो हम कह सकते हैं रेस है, ह्यूमन काइंड है, उसको सरवाइव भी करना था। तो उस वक्त क्या था, तभी से जो ये फियर है ये बिल्ट हो गया है इंसान के अंदर। क्योंकि अगर वो फियर नहीं होता तो उससे तो जानवर खत्म कर देते, अगर वो डरता ही नहीं तो कहीं भी चला जाता और उसे जानवर मार देते। इसलिए वो हर वक्त डरा रहता था। डरा रहने का मतलब है वो हमेशा अलर्ट रहता था, हमारा माइंड, ठीक है। बहुत ज्यादा गहरी नींद में भी नहीं सोता था, क्योंकि उस वक्त घर तो थे नहीं कि आराम से डोर लॉक कर दिया और सारी चीजें बंद कर दी और आराम से सो गए। उस वक्त लोग केव्स में रहा करते थे, केव्स में सोया करते थे, और केव्स में कभी भी कुछ भी हो सकता था, ठीक है। केव्स में बच्चों कभी भी वहां पे कोई जानवर भी आ सकता था, कुछ भी हाँ, कुछ भी खतरनाक चीजें हो सकती थी, इसलिए सोते वक्त भी इंसान को अलर्ट रहना पड़ता था। वहीं से बच्चों जो ये वर्ड है फियर, ये डर, ये वहीं से हमारे इंसान के उसमें दिमाग में बैठा है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आता जा रहा है। तो फियर हमें क्या करता है, खतरनाक चीजों से, डेंजरस चीजों से बचाता है। जैसे कि हमने ये सीखा, इंसानों ने ये सीखा, पहले उसने कभी आग भी नहीं देखी थी, लेकिन जब वो आग देखता है तो वो फील करके महसूस करता है कि हाँ ये आग है, इसके ज्यादा पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा। ये पानी है, इसमें अगर ज्यादा गहरे, ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। तो ये सब फियर ही है। और अगर फियर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, पानी में चले जाएंगे डूब के, या फिर बहुत ही ऊंचाई से कूद के मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें कुछ भी हो सकती हैं बच्चों हमारे साथ, ठीक है। इसीलिए हम अपने आप को बचा सके, इसीलिए हमारे अंदर क्या बिल्ट हुआ, फियर बिल्ट हुआ, ठीक। बट अब देखो बच्चों, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। वो वक्त था जब फियर की जरूरत थी। हम चारों तरफ कह सकते हैं खतरों से घिरे हुए थे, जानवर थे, आग थी, बहुत सारी चीजें थी। इंसान बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। लेकिन आज की डेट में हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, हम अपने आप को इतना ज्यादा सिक्योर कर चुके हैं कि हमें किसी से भी डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे केसेस होते हैं जब कुछ अचानक से हादसा हो जाता है, लेकिन वहां के लिए भी क्या रहते हैं, सारी चीजें प्रिकॉशंस हैं, चारों तरफ हॉस्पिटल्स हैं, अगर कुछ हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल ले जा लो, ये ले जा लो, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। बट जो एक सिस्टम था ना हमारे दिमाग में बैठा हुआ डर, वो उस वक्त से चला आ रहा है जब हम क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, और आज तक वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो यहीं पे वो समझाना चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि फेयरलेस होने का मतलब नहीं है ब्रेव होना, कि आप फियरलेस हैं तो आप ब्रेव हो जाएंगे। फियरलेस पर्सन इज अ फुलिश पर्सन, जो डरता नहीं तो वो कुछ ना कुछ उल्टी हरकत करेगा और जाके मर जाएगा। फेयर होना जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप जिस चीज से डर रहे हैं और वो डर आपकी सफलता के आड़े आ रहा है, ठीक है, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अपने करियर में या फिर किसी भी चीज में, जो चीज आप करना चाह रहे हैं, मान लो आप स्विमिंग सीखना चाह रहे हैं और आपको पानी से डर लगता है, ठीक है, और आप बहुत बड़ा स्विमर बनना चाहते हैं, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्विमिंग में, तो फिर तो आपको इस डर से काबू करना ही पड़ेगा, ठीक है, डर डर पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों, ब्रेव वो है जो क्या करता है, अपनी फियर पे कॉन्कर करता है, यानी कि शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, जो अपने डर पे जीत हासिल कर सके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एड आता है, वो क्या कहता है, डर के आगे जीत है। तो अगर आप अपने डर को पे जीत हासिल करते हैं तभी जाके आप क्या बनते हैं बच्चों, एक ब्रेव मैन और या फिर वुमेन बनते हैं, ठीक। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ करेज और ब्रेवरी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो आप समझे कि आखिरकार नेल्सन मंडेला क्या बताना चाह रहे थे कि बहादुरी का असली मतलब क्या होता है। अगर सीखना है तो नेल्सन मंडेला से सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सामने ये आता है कि व्हाट डज नेल्सन थिंक मंडेला थिंक, व्हाट इज नेचुरल टू ह्यूमन, टू हेट और टू लव। कि इंसान के लिए नेचुरल क्या है, नेचुरल का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। व्हाट इज नेचुरल फॉर अ ह्यूमन,
एक इंसान के लिए क्या नेचुरल है? टू लव, किसी से प्रेम करना, या फिर और टू हेट, या फिर किसी से नफरत करना। इन दोनों में से नेचुरल चीज क्या है? नेचुरल वर्ड जो आया है ये आता है नेचर, नेचर से। और नेचर क्या है बच्चों? प्रकृति। और प्रकृति क्या सिखाती है? आपने कहीं पे भी, प्रकृति चारों ओर है हमारे, ठीक है? आपने कभी प्रकृति को नफरत करते हुए देखा है किसी से? कि प्रकृति हमें नफरत करना सिखा रही हो? प्रकृति सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना सिखाती है। प्रकृति के जितनी भी चीजें आप देखेंगे, पेड़ पौधे पशु पक्षियां, सब लोग क्या करते हैं बच्चों? इस नेचर के साथ और आपस में इस कुदरत के जो कानून हैं उनको फॉलो करते हैं, नेचर के लॉ फॉलो करते हैं, और नेचर सिखाती है हमेशा प्रेम करना। ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि अब जानवर भी आपस में लड़ते हैं, तो वो नफरत के कारण आपस में नहीं लड़ते हैं, ठीक है? वो एक रूल है। उनको अगर अपनी टेरिटरी को क्या करना है, सिक्योर करना है, तो उनको लड़ना पड़ेगा। वो उनका रूल है, वो जंगल का रूल है, ठीक है? वो जंगल के रूल को फॉलो करते हैं। जंगल का रूल कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है उसको प्रकृति क्या करती है? खुद ही डिस्कार्ड कर देती है, क्योंकि प्रकृति ये चाहती है कि मेरे उसमें कौन रहे? जो फिट लोग हैं वही वहां पे। अब फिट किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी चीज में, ठीक है? तो ये कुदरत का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको हम हेट और लव से कंपेयर नहीं करेंगे, बट कुदरत सिर्फ और सिर्फ ये सिखाती है कि हम क्या करें? प्यार करें और प्यार को बांटें, ठीक है? वी शुड लव एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस नेचर। इस प्रकृति में जो कुछ भी है हम उससे प्यार करें, हम प्रकृति से प्यार करें। और अगर हम प्रकृति से प्यार करते हैं, नेचर को लव करते हैं, तो नेचर के द्वारा बनाई गई हर चीज को, जिसमें नेचर है, चाहे वो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, कोई भी क्रिएचर है, नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज को हम क्या करेंगे? प्यार करेंगे। तो एक इंसान में नेचुरल, हमारी जो प्राकृतिक टेंडेंसी है, जिसे हम टेंडेंसी कहते हैं, हमारी टेंडेंसी है टू लव। और ये हेट करना हमारी टेंडेंसी नहीं है, ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। ये क्या है बच्चों? एक सोशल टेंडेंसी है। टेंडेंसी भी नहीं है, सोशली क्रिएट की गई है, ठीक है? सोशली मतलब समाज के द्वारा हमें सिखाई जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, जब तक वो छोटा है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, वो नेचर के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो आसपास के इन्वायरमेंट को देखता है, लोगों को देखता है, अपने समाज को देखता है, और सीखता है क्या? वो ये सारी चीजें सीखता है कि लोग आपस में एक दूसरे को कैसे नफरत कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जो हमसे, हमारी चीज से, हमसे रिलेट करता है, हमसे बिलोंग करता है, हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसे हम लव करेंगे। और जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसे हम हेट करेंगे। ये किसने सिखाया? ये नेचर ने नहीं सिखाया बच्चों, क्योंकि नेचर की तो कोई कम्युनिटी ही नहीं है, ना कोई रिलीजन है, ठीक है? नेचर के लिए सब एक समान है। बट ये सिखा कौन रहा है? ये हमें हमारा आसपास का समाज ही सिखाता है। और समाज अलग अलग उनमें भागों में बटा हुआ है, ठीक है? किसी का अलग समाज है, किसी का अलग समाज है, और ये समाज आपस में बटे हुए हैं, और ये समाज ही हमें नफरत करना सिखाते हैं, प्रकृति हमें नफरत करना नहीं सिखाती। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि फॉर मंडेला, मंडेला के लिए लव कम्स मोर नेचुरली, कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर प्रेम आता है टू ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का मतलब इंसान के दिल में प्रेम की भावना जागती है, देन हेट, ठीक है? तो हेट नेचुरल नहीं है, हेट है मैनमेड, सोशली। और जो लव है वो है बच्चों नेचुरल फीलिंग, एक नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की, एक ह्यूमन की। अगर आप एक इंसान है तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि आप सबसे प्रेम करेंगे। लेकिन ये जो हेट करने की जो आदत है, नफरत करने की, वो कहाँ से आती है? वो हमारे, हम कह सकते हैं सोसाइटी से क्रिएट होती है, हमारे ईगो से क्रिएट होती है। जो हमारा अहम भाव है, अहंकार है, वहां से ये क्रिएट होता है नफरत करना। इज इट क्लियर? जहां पे हम ये समझने लगते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं और दूसरे हमसे बेकार हैं, हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, यहां पे जनरेट होता है बच्चों ये हेट वाली फीलिंग। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि नेल्सन मंडेला क्या समझाना चाह रहे थे इस सेंटेंस के द्वारा, जो वो ये कहते हैं ना कि किस तरह से एक फीलिंग क्रिएट की गई थी, खास करके जो व्हाइट लोगों के मन में थी। वो ये समझते थे हमेशा कि हम जो व्हाइट लोग हैं, व्हाइट स्किन पीपल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और जो ब्लैक स्किन लोग हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये भावना उनके अंदर कहाँ से आई? सोसाइटी से है आई। और उनके खुद का जो ईगो है, ठीक है, उनका जो अहंकार है, वो ये चीज कहता है। नेचर, प्रकृति ये चीज नहीं कहती। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आता है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? व्हाट
twin obligations does Mandela mention? मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला, वो क्या दो ऑब्लिगेशंस को वो मेंशन करते हैं? ऑब्लिगेशंस यानी कि बच्चों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्तव्य, ठीक है, वो क्या दो कर्तव्य हैं जो हर व्यक्ति को निभाने होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मंडेला मेंशन्स दैट एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस, कि हर व्यक्ति के, हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं जो उसे निभाने होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो कर्तव्य होता है उसका, वो होता है अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी वाइफ, अपनी हम कह सकते हैं धर्म पत्नी के लिए, और अपने बच्चों के लिए। सेकंड ऑब्लिगेशन, जो अगला कर्तव्य है उसका, वो होता है बच्चों टू हिज पीपल, जो उसके लोग हैं, ठीक है, जो उसके आसपास के, जो उसके समाज के, जहां से वो बिलोंग करता है वहां के लोग, उसके देश के लोग, और हम कहेंगे पूरे विश्व के लोग। ठीक है, इंसानियत के नाते भी उसका क्या होता है, कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, जिस देश से वो बिलोंग करता है, उसके लिए भी उसके कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो ये वो दो ऑब्लिगेशंस हैं जो हर इंसान की लाइफ में होते हैं, उसे निभाने होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपको याद होगा नेल्सन मंडेला दो तरह की फ्रीडम के बारे में भी बात करते हैं। एक वो फ्रीडम, टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम। एक फ्रीडम वो जो क्षण भर की, जो क्षण भर की फ्रीडम है, कुछ वक्त के लिए वो फ्रीडम थी। और वो फ्रीडम महसूस कब की थी नेल्सन मंडेला ने? जब वो एक बच्चे थे, वो एक स्टूडेंट थे, तब उन्होंने एक ट्रांजिटरी फ्रीडम को महसूस किया था। ठीक है, और जब वो बड़े होते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं, एक मेच्योर मैन बनते हैं, ठीक है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो फ्रीडम जिसे मैं आज तक फ्रीडम समझ रहा था, वो फ्रीडम ही नहीं थी, असली फ्रीडम तो कुछ और है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट परमानेंट फ्रीडम? वो ऐसी परमानेंट फ्रीडम क्या है जो हर व्यक्ति को मिलनी आवश्यक है, जिसका हर पर्सन क्या है, हर इंसान का ये अधिकार है कि उसे वो फ्रीडम मिले। तो हम उन्हीं फ्रीडम के बारे में, उन स्वतंत्रताओं के बारे में, क्या कह सकते हैं हम, लिबर्टी के बारे में हम बात करेंगे। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मीन्ट, जैसे हर बच्चे के लिए फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम का मतलब है कि वो जहां खेलने जाना चाहे वहां खेलने जा सके, जो करना चाहे तब कर सके। इसी को, ये छोटी छोटी चीजें ही उसके लिए फ्रीडम हो जाती हैं। जैसे फ्रीडम टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके लिए क्या होता है कि वो जिससे शादी करना चाहता है उससे शादी कर सके और एक अच्छी लाइफ जीवन अपना बिता सके, ये उसके लिए फ्रीडम है। Once anybody becomes an adult, then antics of childhood looks like transitory. लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो उसे लगता है कि जो चीजें वो बचपन में समझा करता था वो वैसी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटरी थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटी इज वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव। क्योंकि एक हम कह सकते हैं वयस्क, एक एडल्ट इंसान के नजरिए से जो भी चीजें वो बचपन में किया करता था वो सब क्या थी, वेस्टफुल थी। ठीक है, बिना किसी मतलब की थी। वंस यू आर एडल्ट देन समडे यू हैव टू अर्न अ लिवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम। अब जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, अपना लिवलीहुड कमाना पड़ता है, और ताकि आप घर में क्या ला सकें, कुछ कमा कर ला सकें। देन ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। तब जाके ही आपको सोसाइटी में और फैमिली में क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। तब तक आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती सोसाइटी में। और ऐसा ही क्या हो रहा था बच्चों, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला इस बात को पहचानते हैं कि वो छोटी छोटी जिन्हें चीजों को मैं फ्रीडम समझता था वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है असलियत में अपनी एक पहचान बनाना इस समाज में, जो कि हम लोगों के लिए बना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो व्हाइट लोग हैं वो हमें वो चीज करने ही नहीं दे रहे हैं, वो चीज अचीव ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, तब जाके वो फ्रीडम के असली मायनों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद होगा नेल्सन मंडेला इस बात को कहते हैं कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसमें, इस क्वेश्चन में नेल्सन मंडेला क्या बताना चाह रहे थे? नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे थे कि जो ऑपरेसर होता है, ठीक है, सबसे पहले हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है ऑपरेसर,
जो क्या करता है, अत्याचार करता है, अत्याचारी जिसे हम कह सकते हैं। और एक वो होता है बच्चों जिस पे अत्याचार हो रहा होता है, जिसे हम कह सकते हैं ऑप्रेस्ड। ठीक है, वन पर्सन इज ऑप्रेस्ड, जिस पे अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचारों को सह रहा है। ठीक, तो वो कहते हैं कि इज ऑपरेसर फ्री, ऑपरेसर जो है, जो अत्याचार कर रहा है, जिस पे वो अत्याचार कर रहा है, देखो वो तो गुलाम है ही, वो तो ऑलरेडी गुलाम है, वो फ्री नहीं है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, क्या वो फ्री है, क्या वो गुलाम नहीं है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि मंडेला डज नॉट फील दैट ऑपरेसर इज फ्री, कि मंडेला के अनुसार जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी गुलाम है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि जो ऑपरेसर है वो भी गुलाम है किसका, वो भी अपनी नफरत का गुलाम है, क्योंकि अंदर से वो इंसान है, उसकी इंसानियत उसे कई बार कहती होगी कि जो वो कर रहा है वो गलत है, बट स्टिल उसकी जो नफरत है, उसने उसको इतना वो उसके सर पे इतना हावी हो रखी है, इतना उसको गुलाम बना रखा है कि वो फिर भी क्या करता जा रहा है, गलत अत्याचार करता जा रहा है। और वो अपने प्रिजुडाइस और नैरो माइंडेड, छोटी सोच के पीछे क्या है, सलाखों में बंद है। ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, इसलिए जो जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो भी, और जो अत्याचार कर रहा है, उन दोनों से उनकी इंसानियत छीनी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद दिस हम आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर्स को काफी डिस्कस कर लिया है। अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि अब आप क्या करेंगे, घर जाके इन सभी एक बार एक्सप्लेनेशन को फिर से समझेंगे और रिवाइज करते हुए क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।